हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरबीएससी कक्षा 10 की सीरीज में चैप्टर नंबर 6 शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, जो राजस्थान पर विशेष है। देखिए, आरबीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फिर मैं बार बार कहूँगा, और इसको ध्यान से पढ़िए। और इसकी सीरीज में आज छोटा चैप्टर है, हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। हेलो। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और पढ़िएगा जितना हो सके, रिवीजन कीजिएगा, ओरिजिनल बुक को पढ़िएगा। यहाँ मैं पीपीटी के थ्रू इसको ओरिजिनल चीज़ ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ये भी ओरिजिनल बिल्कुल बुक में से लिया गया है, और इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट है इसमें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार अपने से जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, मैं थोड़ी सी अपने यहाँ वीडियो पॉज कर दूंगा आप चाहें तो, अन्यथा बाकी शुरू भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, शुरुआत करते हैं राजस्थान के शिल्प के विविध आयाम पर विशेष। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की स्थापत्य कला और शिल्प के विविध आयाम। ठीक है, तो यहाँ का बात कर रहे हैं कि राजस्थान का स्थापत्य क्षेत्र क्या रहा है, और शिल्प यानी वास्तुकला में, चित्रकला में किस तरीके से राजस्थान ने अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, बात करें स्थापत्य। स्थापत्य क्या है? स्थापत्य कला, देखिए, ऐसी कला जो राजा महाराजाओं के द्वारा इस जब अपने प्रदेश के अंतर्गत अपनी जमा पूंजी से महल बनवाना, मंदिर बनवाना, इस तरीके के धार्मिक स्थानों का निर्माण करना। ठीक है, और जो भारतीय संस्कृति है उसको इनमें समाहित करना महत्वपूर्ण है। तो स्थापत्य का वर्तमान में महत्व है कि स्थापत्य संस्कृत जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, और यह देश और समाज की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, देश और समाज की सांस्कृतिक। ठीक है, आगे बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की झलक। इसमें देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, शुरुआत में कहाँ से मिलता है, तो हम बात करें कालीबंगा, जो हमारे हनुमानगढ़ में है। सौंथी, जो नागौर की खुदाई से प्राचीन नगर नियोजन के दौरान हमें प्रमाण मिले थे। ठीक है, एक से, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जैसे कालीबंगा, हनुमानगढ़ और सौंथी नागौर की खुदाई से प्राचीन नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं हमें। यहाँ ईंटों के मकान, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं आदि उच्च नगर निर्माण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये एक मैं बता रहा हूँ इतिहास के अंतर्गत इन स्थापत्य कला की क्या स्थिति रही है, वो है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की संस्कृति। तो दक्षिण पश्चिम में हम बात करें, देखिए, आहड़ संस्कृति आपने सुना होगा। आहड़, आहड़ संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थल कृषि और व्यवसाय इसमें प्रमुख प्रधान रहे थे। यहाँ पर मकानों में दरवाजे, बरामदे और खुले चौक मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ की जो व्यवस्था दी हुई है ना, विशेषताएं आरबीएससी के अंदर, वो मैं वही बता रहा हूँ, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बात करें मौर्य से उत्तर काल तक, जिसमें मध्यमिका चित्तौड़ के आसपास जो नगरी हुआ करती थी, चित्तौड़ का नाम वैसे पहले मध्यमिका नगरी के रूप में माना जाता है। तो इसी में यहाँ पर भव्य नगर योजना मिलती है। बात करें मैनाल, अबजेरा, डबौर, भरतपुर में बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें आदि इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मौर्य से उत्तर गुप्त काल का। बात करें 7वीं से 13वीं सदी तक जो राजपूत स्थापत्य कला है, वो किस क्षेत्र में, तो उसके लिए देखो किले बनवाए गए। जैसे एक्चुअल में क्या, रक्षा रक्षा के लिए राजाओं को डर रहता था कि कोई भी आक्रमण नहीं कर दे, उस चीज को लेकर मंदिर मस्जिद बनवाए धार्मिक आस्था के लिए, लोगों के पूजन पाठ के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे चित्तौड़, मंडौर, ओसिया, आमेर, झालावाड़ जैसे नगरों को विकसित किया गया। इन नगरों में विभिन्न प्रकार के किले, और तो यहाँ पर क्या है, इनका निर्माण करवाया गया। ठीक है, आगे बात करें जयपुर। जयपुर नगर बसाया उस टाइम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयपुर नगर का उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा इसको बसाया गया था। इसके शिल्पकार थे विद्याधर। कौन थे? विद्याधर। नववर्गीय सिद्धांत पर इसे डिजाइन किया गया था उन्होंने। और बात करें जयपुर के लिए, जैसे जयपुर की चौड़ी सड़कें, चौपड़े, दरवाजे, दरवाजों में सूरज फूल, चांद फूल, अजमेरी गेट आदि बनाए गए थे।
इसके स्थापत्य आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन का आधार बना, यानी एक अच्छे से डेवलप जो शहर बना था वो हमारा जयपुर शहर बना। ठीक है, आगे बात करें। जैसलमेर व अन्य नगर, देखो 12वीं सदी के आसपास क्या होता है, एक सेकंड, 12वीं सदी के आसपास क्या होता है, जैसलमेर की स्थापना में जल स्रोत और व्यापारिक सुविधा को ध्यान में रखकर की जाती है। अजमेर चौहानों के काल में को इंद्रपुरी जैसी उपमा दी जाती है। तो ये चीजें आरबीसी में लिखी गई हैं। ठीक है, फिर प्रमुख अन्य नगर और उनकी विशेषताएं, जैसे भाई हमारे बूंदी रहा, तो जल की प्रचुरता का कारण बूंदी जल प्रसिद्ध है। बीकानेर समतल भूमि होने के कारण इसको मोहल्लों बाजारों की रचना होती है। उदयपुर में झील और किनारे घाटियों में मोहल्लों का विभाजन होता है। गांव पहाड़ी, केलवाड़ा, सराड़ा, रेगिस्तानी गांव, बीदासर, उदासर जल स्रोतों के अनुसार ये बसाए गए थे। ओके, अभी ये सिर्फ एक भूमिका चल रही है, अभी ये पार्ट शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, इसको आएंगे आगे फिर पढ़ते हैं। दुर्ग शिल्प और गढ़ निर्माण, देखिए शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग राज्य के अंगों में से एक है, 7 अंगों में से। राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग पाए जाते हैं। राजस्थान में महाराष्ट्र और एमपी के बाद सबसे ज्यादा दुर्ग पाए जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। दुर्ग का उपयोग क्या क्या उपयोग किया जाता था, क्या उपयोग किया जाता था, देखिए सुरक्षा के लिए, निवास के लिए, संपत्ति संग्रहण के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए। यदि कोई आक्रमण करता है राजा, तो उसको दुर्ग में हम एंट्री कराकर या रखकर हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, प्राचीन दुर्ग के निर्माण हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, सबसे प्राचीन दुर्ग के निर्माण हमने पढ़े थोड़ी देर पहले भी, कालीबंगा से मिलते हैं हनुमानगढ़ में। उसके बाद मौर्य गुप्त चित्रकाल में मंदिर और जलाशयों के माध्यम से ये दुर्ग बनाए जाते हैं। देखिए अब राजपूत कालीन प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, राजपूत काल जो बना था उसमें प्रमुख दुर्ग कौन कौन से, देखिए भाटियों को सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर, अजय राज चौहान का गढ़विजली दुर्ग, कुंभा का कुंभलगढ़, अजमेर का तारागढ़। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, देखो ये इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को, यूनेस्को एक विश्व धरोहर की संस्था है। इसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त दुर्ग है राजस्थान के अंदर, वर्ष 2006 में 6 दुर्गों को विश्व धरोहर में घोषित किया गया, और इन 6 दुर्गों में से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, इन 6 दुर्गों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पे बहुत बड़े हैं। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, तो इसमें है चित्तौड़गढ़, एक सेकेंड, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन, आमेर। सबका पता है चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ में, रणथंभौर है ना, और जैसलमेर गागरोन झालावाड़ में, आमेर महल जयपुर का। ठीक है, आगे बात करें, इन प्राचीन दुर्गों में जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी इन दुर्गों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। देखिए प्राचीन दुर्ग, ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीन दुर्ग, देखिए प्राचीन दुर्गों की विशेषता में सुदृढ़ प्राचीर हुआ करती थी, मतलब बहुत अच्छे से मजबूती से दीवार वगैरह बना रहना, प्राचीर बनाना, अवैध बुर्ज बनाए गए, किले के चारों तरफ गहरी खाई और पारिखा। ठीक है, गुप्त प्रवेश द्वार, गुप्त मतलब ऐसा होता था कि उस टाइम क्या होता था कि लोगों को, मतलब जो राजा वगैरह होते थे वो अपना एक गुप्त द्वार भी रखते थे, सुरंग निर्माण करते थे, किले के भीतर एक किला खाना, शस्त्रागार यानी उनको स्थापित करना, जलाशय बनाना, पानी के टांके, राजप्रसाद, सैनिकों का आवास जैसे दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार अपनी स्थिति, स्थापत्य और व्यवस्था के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में बांटा भी गया है। देखो दुर्गों को कैसे कैसे बांटा गया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए औदक दुर्ग, गिरी दुर्ग, मरुभूमि दुर्ग, सगड़ विहन में बना हुआ वन दुर्ग, एरन दुर्ग में बना हुआ दुर्ग, पारेख दुर्ग, और पारिद दुर्ग, और सैन्य दुर्ग, और सहाय दुर्ग। देखिए इनके बारे में अभी पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, देखिए औदक दुर्ग ऐसे दुर्ग हुआ करते थे जो जल दुर्ग ऐसे, जिन्हें विशाल जलाशय से चारों तरफ से घिरे हुए होते थे, जल दुर्ग भी कहते थे। जैसे गागरोन का किला है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, झालावाड़ के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं बड़ा कर देता हूँ। गिरी पर्वत दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर बने हुआ करते थे। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, अधिकांश। ठीक है, मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग, जिसे हम धान दुर्ग कहते हैं, धान दुर्ग, उदाहरण के तौर पर हम जैसलमेर का दुर्ग मान सकते हैं।
रेत के टीलों में बना हुआ है। सघन बीहड़ या जंगल में बना हुआ दुर्ग जिसे हम बंद दुर्ग कहते हैं, जिसके हम सिवाना का दुर्ग मान सकते हैं। ऐरन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनकी मांग खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो, जिसमें चित्तौड़ और जालौर के दुर्ग हैं इंपॉर्टेंट। पारेख दुर्ग, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर का दुर्ग, दीग का दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ का दुर्ग। ठीक है। जिन दुर्गों को चारों ओर बड़ी बड़ी परकोटा हो या दीवार हो तो वो पारित दुर्ग कहलाते हैं। तो जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। सैन्य दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हैं उसे हम सैन्य दुर्ग कहते हैं। सहायक दुर्ग, सहायक दुर्ग में एक एक सेकंड, कुछ हो गया है चलो। तो ये सहायक दुर्ग आ गया, जिसमें सूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहा करते थे। ठीक है। उसके बाद करें इन दुर्गों के बारे में, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट दुर्ग हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसे हम गिरि दुर्ग कह सकते हैं। ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में, जिसमें कई शाखे हुए हैं, 3 शाखे हुए हैं। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये। देखिए, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इसको, दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और इसके बारे में प्रचलन है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ये बड़ी प्रसिद्ध है। निर्माणकर्ता की बात करें, मौर्य राजा चित्रांग थे। नाम पहले चित्रकूट था, बाद में इसका चित्रकूट पड़ता है। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने अंतरिम मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर इस किले के ऊपर अधिकार किया। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इसका नाम खिजराबाद रखा। और इसकी स्थिति जो मेसा का पठार है, मतलब चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इसकी स्थिति है। इसमें 3 शाखे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, 1535 गुजरात के बहादुर शाह के समय और 1500 अकबर की सेना के समय। रानी पद्मिनी जौहर, जयमल राठौड़, फत्ता सिंह की वीरता की गाथा यहाँ पर प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट है। बात करें स्थापत्य विशेषताएं, 7 अवैध द्वार हैं, घुमावदार प्राचीर है, लंबा टेढ़ा मार्ग है। प्रमुख विजय स्मारक की बात करें तो विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया, कीर्ति स्तंभ पद्मनी महल, गोरा बादल का महल, भामाशाह की हवेली। ठीक है। और और बात करें, देखिए, त्रिपोलिया दरवाजा, नवलखा भंडार, कुंभ मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आगे बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, शुरू से इसके मंडन रहे थे। विशेषताओं की बात करें, 30 किलोमीटर लंबी प्राचीर विश्व की दूसरी सबसे दीवार है, चीन की दीवार के बाद। दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पे चल सकते हैं। ठीक है, 8, समझ रहे हो, 8 घुड़सवार। संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था ये, यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। प्रमुख स्थल की बात करें तो इसके अंतर्गत झाली बावड़ी, मामादेव तालाब, झाली रानी का महल इम्पोर्टेंट, कुंभ स्वामी का मंदिर इम्पोर्टेंट है, कठारगढ़ महल ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का ये निवास स्थान था। और इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है, ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे पड़ने नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी क्या गिर जाती है। ये देखो, इसमें कंफ्यूज होता है। लास्ट में मैं एमसीक्यूज के द्वारा इसको क्लियर करूंगा कि वहां पर मिसमैचलेन करके मैच द फॉलोइंग करके हम इन चीज को पढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है। आगे बात करें रणथंभौर दुर्ग, जो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। निर्माण इसका करने वाले हैं चौहान शासक। ठीक है। निर्माता रणथान देव चौहान ऐसा माना जाता है। राणा हम्बीरदेव यहाँ के प्रमुख इंपॉर्टेंट राजा थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। इसको स्थापत्य कला में देखिए, इसको बंदर को गृह दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अबुल फजल जी इसके बारे में कहते हैं, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। ठीक है। चारों तरफ से मतलब बहुत अच्छे से बख्तरबंद है। प्रमुख स्थलों की बात करें, हम्मीर महल, रानी का महल, सुपारी का महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी का महल और गणेश मंदिर।
पीरू लदरुद्दीन की दरगाह। ओके, इम्पोर्टेंट। आगे बात करें, शिवाना का दुर्ग बाड़मेर के अंदर आरबीसी में दिए हुए हैं। फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आरबीसी में दी हुई हैं और यहीं से क्वेश्चन किए जाते हैं। 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। संकट काल में मारवाड़ राजाओं का शरण स्थान भी रहा था। वीर शेखर ने यहीं पर शरण प्राप्त की थी, शहादत सॉरी। राव मालदेव और चंद्रसेन ने भी यहाँ मुगलों के साथ से संघर्ष किया था। देखिए, अब तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जिसमें 14वीं शताब्दी के आसपास राव बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया। नामकरण की बात करें, पर्वत की ऊंचाई से तारे के समान दिखने पर इसलिए इसको तारागढ़ कहते हैं। विशेषता, बूंदी की चित्रकला और चित्रशाला इसमें उम्मेद सिंह के काल में बनाई गई। प्रमुख स्थल, राजमहल, 84 खंभों की छतरी, फूल सागर, नवल सागर, सरोवर, गौरव तो ये इंपॉर्टेंट है। गर्भ तो पूछी जाती है। 84 खंभों की छतरी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर है नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, तो इसका निर्माण सवाई सिंह द्वितीय ने मराठा के आक्रमण से रक्षा करने के लिए, पुराना नाम इसका सुदर्शनगढ़ था, नामकरण दिया था इसे नाहर सिंह भूमिया लोक देवता से जुड़ा है। विशेषता यह है कि सवाई माधो सिंह द्वारा 9 रानियों के लिए 9 एक समान महलों का निर्माण नाहरगढ़ में बनाया गया। ठीक। तारागढ़ दुर्ग देखिए अजमेर का है। निर्माण चौहान शासक अजयपाल थे, 8वीं सदी के आसपास इसको बनाया गया है। अन्य नाम गढ़बीठली और अजमेरू, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विशाल 14 बुर्जे यहाँ पर स्थित हैं। घूंघट, उगड़ी, फतेहपुर, इस तरह के नाम है। विलियम बेंटिंग ने कहा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है ये। देखिए, जोधपुर का मेहरानगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्थापना राव जोधा ने 1459 में। श्रेणी गृहदुर्ग थी। नाम इस गढ़ बन्यू मेहरान विशालता के कारण। प्रमुख स्थलों की बात करें, मोती महल, फूल महल, एक सेकंड सॉरी, श्रृंगार महल, फतेह महल, पुस्तक प्रकाश, चामुंडा माता मंदिर, तख्त विलास, ठीक है। तोपे देखो, ये तोपे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इनको याद रखिएगा। किलकिला पूछी जाती है, तंबुवान, जमजमा, कड़क, बिजली। तोपों को याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तोपे। किलकिला, तंबुवान, जमजमा, कड़क और बिजली। तो किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। चूरू दुर्ग की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 1747 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा किया गया था। जब इसको बिकार की सेना ने घेर लिया, तो इससे क्या है कि चांदी के जो गोले थे वो तोप के द्वारा दागे गए थे। तो इम्पोर्टेंट है कि किस दुर्ग से चांदी के गोले दागे गए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो दुर्ग रहा हमारा चूरू का दुर्ग, ठीक है। परिणाम की बात करें तो शत्रु सेना ने सम्मानवश घेरा हटा लिया। देखिए, ये अकबर का दुर्ग है, अजमेर के अंदर है। अकबर ने इसको निर्माण करवाया। एकमात्र मुगल शैली का स्थापत्य कला है राजस्थान के अंतर्गत। हल्दी घाटी योजना की योजना यहीं पर बनी। और 1801 में फिर अंग्रेजों ने जब आ गए तो बाद में अंग्रेजों ने इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बना लिया, यानी जो हथियार वगैरह के लिए इसको कारखाना या बना लिया है इसको। फिर है जूनागढ़, एक सेकंड, जूनागढ़ देखिए बीकानेर के अंतर्गत है। निर्माण राय सिंह ने करवाया। लाल पत्थरों से निर्माण करवाया, इसलिए इसको लालगढ़ भी कहते हैं। प्रमुख स्थलों की बात करें, अनूप महल, स्वर्ण महल, रंग महल, सूरजकुंड, चंद्र निवास, विक्रम विलास, चीनीपुर, सुनहरपुर है। इम्पोर्टेंट है कि बात यह है कि सूरजकुंड जो पोल है उस पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि भाई जयबल और फत्ता की मूर्तियां कहाँ पर लगी गई हैं, ठीक। आगे बात करें, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो हमारी चंबल नदी है और जो बामनी नदी है उस पर संगम पर ये बना हुआ है। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि
जल दुर्ग बना हुआ था, जल श्रेणी में आएगा। ठीक है। और निर्माण सा, ये भैंसा कहा हुआ, भैंसा कहा नहीं है। ठीक है। व्यापारी उनके द्वारा इसको बनवाया गया। कर्नल जेम्स जेम्स जूस, जिसे हम राजस्थान का, कर्नल जेम्स जूस ने इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा है। ठीक है। आगे बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंतर्गत, काली सिंध और आहू नदी संगम, ये भी जल दुर्ग है। 11वीं सदी में परमार के शासक थे डोडा, उसने इसको बनवाया था। बाद में खींची चौहान ने इसका वो किया, प्रसिद्ध यहाँ पर रहा। अचलदास खींची का हुसंग शाह से युद्ध हुआ। प्रमुख स्थलों की बात करें, संत पीपा की छतरी, संत सूफी संत हमउद्दीन चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा। ठीक है। जैसे थोड़ा प्रिंट में मिसप्रिंट हो सकता है, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं। जयगढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर, आमेर के अंदर, सॉरी, जयगढ़ दुर्ग जो है आमेर के अंदर है। आमेर का है, जयपुर के पास। विशेषता क्या है, टोप डालने का विशाल कारखाना था है, जिसमें सबसे बड़ी तोप जवान तोप यहीं पर है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जवान तोप, वह तोप यहीं पर स्थित है। विशाल संग्रह, जल संग्रह, यानी जो टांके होते हैं पानी के लिए, वो यहाँ पर मिले हैं। निर्माण की बात करें तो कछुआ शासन में इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान स्वरूप इसको सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया। गुप्त सुरंगों के कारण इसको रहस्यमय दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है, रहस्यमय दुर्ग कौन सा है, तो कौन सा है, जयगढ़। ओके। चलो, जालौर दुर्ग, इसका निर्माण देखिए प्रतिहार शासकों ने 8वीं शताब्दी में करवाया, और इसका नाम पहले जावालीपुर या सोनगरी के रूप में माना जाता है। तोपखाना मस्जिद है यहाँ, भोज की पाठशाला पहले थी, उसको फिर तोपखाना मस्जिद में बनवाया। प्रसिद्ध शासक यहाँ के कानड़े चौहान थे, अलाउद्दीन खिलजी से इनका संघर्ष होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है जैसलमेर का किला, 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी शासक के द्वारा श्रेणी। सोनार का किला पीले पत्थरों से निर्मित है, ये त्रिकूट पहाड़ी पर है, मरुस्थल से घिरा हुआ है। स्थापत्य की बात करें तो बिना चूने पत्थर को परत दर परत जोड़कर इसको बनाया गया है। प्रमुख स्थलों की बात करें तो जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के मंदिर हैं, रंग महल है, मोती महल है, गजविलास है, जवाहर विलास है। विशेषताओं की बात करें, देखो ये इंपॉर्टेंट है विशेषताएं, पांडुलिपि का संग्रह। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता। अब राजस्थान के बहुत ही लोहागढ़ दुर्ग, जो मिट्टी दुर्ग के रूप में पहना जाता है, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। चौड़ी दीवारें हैं इसकी, मिट्टी की चारों ओर गहरी खाई है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लाइट ने कहा है, उन्होंने कहा कि 5 बार आक्रमण किया और 5 बार आक्रमण सफल रहा। ठीक है। तो इस दुर्ग के बारे में माना जाता है, इस दुर्ग को कभी भी विजिट नहीं किया गया। प्रमुख स्थल की बात करें, किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी। तो कई बार क्वेश्चन में लक्ष्मण मंदिर पूछ लिया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अन्य दुर्गों की बात करें तो बयाना का किला, तेमनगढ़ दुर्ग, मारवाड़ का सूरत, कुचामन किला जयपुर, तो ये सब है। ठीक है, बयाना का किला हो गया। उसके बाद देखिए जयपुर रियासत में सिवाड़, काला, ककोर, खंगार किले, हाड़ौती का शेरगढ़ किला है, और सिरोही का बसंतगढ़ किला है, सीकर का लक्ष्मण किला है। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस देख लेते हैं। फिर रहता है राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में मंदिर का निर्माण किया गया। देखो तो मंदिर का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रारंभिक मंदिर जो 7वीं सदी से पहले से, फिर मौर्यकालीन मंदिर। ठीक है, फिर नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णो मंदिर, दुर्गापुर बिहार मार्ग का 11वीं सदी का मंदिर। ठीक है। इन मंदिरों के बारे में बात करें, सबसे पहले प्रारंभिक केंद्र का मंदिर के रूप में मांडोर, सांवर, चित्तौड़गढ़ वाला। प्रमुख मंदिरों में बात करें, ओसिया का मंदिर, जिसे हम सत्य माता का मंदिर, इस ओसिया में सत्य माता का मंदिर है। सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, महावीर मंदिर है। आवा में शुरुआत के मंदिर है, प्रारंभिक मंदिर। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभ में कौन कौन से मंदिर बनाए गए प्राचीन काल में। आवा में कामेश्वर मंदिर, खेड़ में रणछोड़ मंदिर, कैके में नीलकंठेश्वर मंदिर, सीकर में अर्कनाथ मंदिर। ठीक है, किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर, भारत के श्रेष्ठ मंदिरों में से इसको माना जाता है किराड़ू। अब देखिए 11वीं से और 13वीं सदी के बीच में मंदिर शिल्प का श्रृंखला कैसे था।
देखो ये आर एस बेंच में क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, और यहाँ से आने का बड़ा बड़ा चांस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 11वीं से 13वीं सदी में ऐसे सोलंकी के हमारू शैली के मंदिरों का निर्माण होता है, उदाहरण से समझो 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स में तो आता ही आता है। चलो, ब्रिटिश काल में सोलंकी हमारू शैली का विकास होता है। विशेषताओं की बात करें तो ऊंची पीठिका है, अलंकृत पतले खंभे है, लंबा या गोलाई लिया स्तंभ है। तो विशेषता अगर पूछे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें कोई औषधि जी का शक्ति माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ का संदेश्वर मंदिर, नागदा का सास बहू का मंदिर, उदयपुर का जगत अम्बा का मंदिर। मेवाड़ वाला क्षेत्र जो है सारा यही है। इसके बाद करें भूमि शैली 11वीं सदी के आसपास की, जिसमें पाली का केवाड़ी का जैन मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन उदाहरण है। महानालेश्वर मंदिर मैनाल के अंतर्गत राम बंडदेवरा का 12 में हाड़ोती का खजुराहो के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद बिजोलिया का कुंडेश्वर मंदिर। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाड़ोती का खजुराहो के रूप में रामगढ़ का बंडदेव मंदिर। 13वीं सदी के बाद क्या होता है, राजस्थान के अंतर्गत मंदिर निर्माण में गिरावट आती है, फिर भी राजस्थानी परंपरा जारी रहती है। उसके बाद देखो कौन कौन से मंदिर बने। उदयपुर का जगदीश मंदिर, एकलिंग मंदिर उदयपुर, केसरो पाटन का मंदिर, आमेर का जगत सिरोही का मंदिर। ऐसा नहीं है कि कम पर जरूर पड़े, लेकिन बने जरूर। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इसके खिलाड़ी में कि जैन मंदिरों की स्थापत्य कला को समझाइए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिलवाड़ा के जो आबू पर्वत में मंदिर है, जिनका निर्माण विमल शाही ऋषभ देव से संबंधित है, लिंग दशाई नीनाथ जी से संबंधित है। रनकपुर जैन मंदिर के पाली के अंतर्गत है। इसी के बाद जो चौमुख का मंदिर है, इसी 1444 स्तंभों पर यह आधारित है। अन्य स्थलों की बात करें तो इन्होंने ओसिया जी में जैसलमेर रेवाड़ी का मंदिर है ना, बरमान चांदखेड़ी झालरा पाटन केसरा पाटन श्री महावीर, इन सब के मंदिर हमारे जैन अंदर जैन प्रसन्नता से संबंध रखते हैं। विशेष मंदिरों की बात करें, देखिए विशेष मंदिर उदाहरण के लिए एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंतर्गत है, 8वीं सदी में परावल के द्वारा बनाया गया था। किराड़ू मंदिर राजस्थान के अंदर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। जगत सिरोही का मंदिर आमेर के अंदर, जो मानसिंह शासक थे उसकी पत्नी चंपावती ऋषि के द्वारा निर्मित था। हर्ष माता का मंदिर आवानेरी में, जिसे कीर्तिकालीन मंदिर है, 11वीं सदी का स्वस्थ। बाड़ो शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ के लिए जो पंचायत शैली में बना हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। और बंडदेवरा का जो 12 का मंदिर है वो भी पंचायत शैली में है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बड़े important। निष्कर्ष की बात करते हैं तो राजस्थान में जो मंदिर स्थापत्य का विकास आज 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी से चरम पर पहुंचा। गुर्जर प्रतिहार सोलंकी भूमि शैली मुख्य रही है। देखो जो पुराने महल लिखते थे इस तरह से हम लिखने चाहिए। जैन मंदिरों जिसमें दिलवाड़ा रणकपुर आदि में भारतीय सिलसिला को उच्चतम शिखर पर पहुंचा है। बाद में हवाई शैली के मंदिरों का हवेली शैली के मंदिरों का प्रचलन होता है। ठीक है, उसकी बात करें राजस्थान के अंतर्गत राजप्रसाद स्थापत्य में हवेलियाँ छतरियाँ शैली स्थापत्य बने हैं। ठीक है, राजस्थान के राजप्रसाद और महल स्थापत्य की बात करें तो राजस्थान में राज प्रशासन की स्थापना के साथ ही राजभवनों का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रारंभ काल में छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी दरवाजे, खिड़कियों का अभाव, आराम में सुंदर कमरे। उसके बाद मध्यकाल आता है, फिर आर्थिक समृद्धि होती है। उसके बाद बड़े महल बनाए जाते हैं, नब्बे बनाए जाते हैं। उसमें जैसे हम कुंभकालीन का है। ठीक है, मुगल प्रभाव 15वीं सदी के बाद आते हैं। देखिए फव्वारे, बागवती, बेल बूटे, संगमरमर, कपड़े, मेहराब, गुम्बद, क्वेश्चन आ जाता है कि मुगल फिल्म का प्रभाव राजस्थान पर किस प्रकार से पड़ा। ऐसा क्वेश्चन देने के लिए हमें इस तरह की भी बातें लिखनी होती हैं। ठीक है, चलो आगे। राजप्रसाद और महल में बात करें तो प्रमुख उदाहरणों में देखिए अमर सिंह का महल उदयपुर के अंतर्गत, जगमंदिर, प्रीतम निवास, निवास, आमेर में दीवाने आम दीवानी खास, इम्पोर्टेंट है ना, दीवाने आम दीवानी खास। दीवाने आम इसमें आम जनता वगैरह आया करती थी, जिसमें मीटिंग लिया करते थे, है ना। दीवाने खास जिसमें खास लोग होते थे, उस पर इस तरह की चौबीस मिनट होते थे, दीवाने खास कहते थे। बीकानेर में देखिए कन महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर में सूर महल, जयपुर के कामेश्वरी पैलेस। ठीक है, मुगल प्रभाव का इसमें प्रभाव है। डिक्के महल चारों तरफ मुगल महल कहते हैं, डिक्के 11 सदियों के कारण से इनकी पहचान
है। जल महल भी इनको कहा जाता है। ठीक है? अब हवेली स्थापत्य की बात करें तो नगर और सामंतों में धनाढ़ शेष हुआ करते थे, पैसे वाले लोग हुआ करते थे, अपने गद्दे हवेलियां तो इसमें संपूर्ण जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों के निर्माण की परंपरा बड़ी प्रसिद्ध हुई है। जैसलमेर की हवेली है जिसमें सालंकी की हवेली बड़ी इंपॉर्टेंट है, नसमंदी की हवेली बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर जैसलमेर में बड़ी पटवों की हवेली या पत्थर की जाली नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये भी जैसलमेर के अंदर है। करौली भरतपुर कोटा की हवेलियों की बात करें तो इसमें जो बंसी पहाड़ है यहाँ पे पास में, तो बंसी पहाड़ की जो पत्थर है उस पत्थर के द्वारा इनको बनाया गया था। बीकानेर की हवेलियों की बात करें तो बछावतों की हवेली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोहता मोहदोड़ा रामपुरिया की हवेली, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाल पत्थर और मुगल यूरोपीय चित्रकला का इस पे प्रभाव पड़ा, शेखावाटी की जितनी हवेलियां रही हैं। नवलगढ़ देखिए, रूपबास भगत जालौन पोद्दार की हवेलियां। बिशाऊ नाथू पोद्दार दहगाल के केडिया सीताराम सिंगाथिया की हवेली। ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, दो तीन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे इसमें इम्पोर्टेंट है महन सगल, महन नर की चांदी सोने चांदी की हवेली है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हवेली से क्वेश्चन नहीं पूछा था हमेशा। उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाट्यानी की हवेली, ये दो चार ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्षत्रिय और मकरों की बात करें। शासक सुरेश वर्ग की मृत्यु के बाद अपने सीमित रूप में उनकी छत्रियां देवल बनाए जाते हैं। और स्थापत्य राजपूत मुगल कला का सुंदर समन्वय भी है। प्रमुख उदाहरण की बात करें देखिए, जयपुर में गैटोर की छत्रियां, जोधपुर में जसवंत का गढ़ा, है ना, खड़ा, कोटा में चित्र विलास बाग, और जैसलमेर में बड़ा बाग। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसी मैंने द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और देखो इसमें अलवर की मूसी रानी की छतरी, मूसी है, ठीक है। बूंदी में 84 खम्भों की छतरी, बीकानेर राव कल्याण की छतरी। ठीक है, दरगाहों की बात करें तो अजमेर में ख्वाजा नूरुद्दीन की दरगाह, नागौर में हमीउद्दीन नागौर की दरगाह, कपासगंज में दीवान साहब की, जागौर में मिठे साहब की, दिल्ली में मीरा साहब के, अजमेर में अब्दुल्ला खान के मकबरे मिलते हैं। तो ये सब क्या दर्शाते हैं, हिंदू मुसलमान स्थापत्य कला के समन्वय को दर्शाते हैं। देखिए, जल स्थापत्य, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में अधिकांश भाग रेतीला होने के बावजूद भी क्या होता है, जल संरक्षण की दृष्टि से विशिष्ट परंपरा है। प्रमुख रूप से यहाँ पर कुएं, कुंड, टांके, बावड़ियाँ, तालाब, बांध आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, कुएं की बात करें तो गांधी जी का नाम दासी द्वारा बनवाया है कुएं पर, बाड़मेर का बाटाड़ू कुआं। ठीक है, टांके बरसाती जो पानी हुआ करता था उसको स्थिर करने के लिए करते थे विशेष किलों में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बात करें तो जयगढ़ जयपुर का जो किला है उसके टांके बहुत प्रसिद्ध है। बावड़िया की बात करें तो सामाजिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें इम्पोर्टेंट जो बावड़ी है वो बांधे जी की बावड़ी है। ठीक है, आवानेरी की आवानेरी है। ठीक है, ये आवानेरी है, मानी आवानेरी। उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, रानी रामदेव समंडी द्वारा निर्मित 2015 नवलखा बावड़ी। बूंदी में रानी जी की बावड़ी। उसके बाद फिर तालाब बांध आ जाते हैं, पहाड़ों के बीच में पत्थर की दीवार बनाई जाती है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो छोला में, ठीक है, गैर सागर डूंगरपुर में, राजसमंद है, जयसमंद में। ठीक, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, राजसमंद बांध पर 900 की इसलिए स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण भी श्रेष्ठ है। चलो, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान के महल हवेलियां छतरियां दरगाह और स्थापत्य न केवल राजपूत और मुसलमान के संबंध दिखाते हैं बल्कि स्थानीय परिस्थितियों आर्थिक प्रधान सांस्कृतिक परंपराओं का भी प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, राजस्थान की स्थापत्य कला। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल का ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, बनाए थे अकेडमी, इसका टेलीग्राम चैनल जो हम बनाएंगे इसमें हम इसको बना देंगे। प्लीज़ आपको ये वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे मेरे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा आपको।
और आगे चल के ना अभी हम बहुत चीज़ें लाने वाले हैं। जैसे मान लो रेस प्रिलिम्स अभी आप देख रहे हो, आगे के लिए आगे सेशन की कोई बात बता रहे हैं, ठीक है। एक सेशन आर एस की वैकेंसी आपको पता है 2025 की जल्दी आने वाली है। तो हम यहाँ पर ए टू जेड देखिए, मैं तीन 2-3 बार से मैं आर एस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाता है, जहाँ तक मेरे को अगर आप प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कोई पैसे लेंगे, सिर्फ फ्री ओनली फ्री, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ठीक है, टाइम बहुत कम होता है मेरे को, तो लेकिन हाँ पढ़ाऊँगा पूरा, पढ़ेंगे तो लगन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए तो अब यहाँ से क्या है कि हम आर एस का पूरा पढ़ाएंगे। अभी आर एस की सीरीज खत्म होने के बाद फिर हम लेके आएंगे राजस्थान के, जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद इंडिया की हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर सब लोग पढ़ लेते हैं राजस्थान में, मोस्टली हिस्ट्री पढ़ के रखते हैं। और जो ये किताब है दोनों पढ़ लेंगे तो उसका 60% तो आर्ट एंड कल्चर खत्म ही हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे से शुरू करेंगे भारत का इतिहास। देखो ऐसे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इनको पढ़ते नहीं। तो हम भारत के इतिहास से पढ़ाएंगे और आरबीएससी और एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही के एग्जाम में आता है, ये बताएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं पढ़ाएंगे, बड़े डीपली पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है कि आरएस में 18 से 20 क्वेश्चन करंट क्या है, तो इसको लेके हम रोजाना या फिर 2 दिन में 1 दिन में जो इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है, देखो आप लोग सब लोग, मैं कहूँगा मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं करना, मार्केट में बहुत किताब उपलब्ध है, तो करंट के लिए कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो, सब जानते हैं उस मैगजीन के बारे में, ठीक है। तो वो बेस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आर एस के हिसाब से होती है, और फिर दोनों में काम आएंगे करंट अफेयर्स की, जो जल्दी याद नहीं रहती। इन चीज़ों को हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट को कवर करेंगे, ठीक है, जो और किसी सेगमेंट में ना हो। तो यहाँ पर पी आई के थ्रू, जो राजस्थान की स्टूडेंट है, उसके थ्रू पत्रिका है, ठीक है, और चीज़ें रिलेटेड है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, चाहे वो 5 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की आए 3 मिनट की है, ठीक है। पढ़िएगा जरूर, एक कॉपी बना लीजिएगा, लिखिएगा जरूर, ठीक। तो जल्दी हम इसको मैराथन के रूप में खत्म कर देंगे, या तो हम हिस्ट्री को, या फिर क्लास डाल देंगे, 2-3 क्लासों में खत्म कर देंगे। ज़्यादा नहीं है हिस्ट्री का पोर्शन, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ना है जो एग्जाम में आने लायक है। बाकी तो देखो बहुत यूट्यूब चैनल है, बहुत जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहता हूँ नोट्स की बजाय बुक्स को पढ़ना है, और इन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आ रहे हैं। अभी 2024 का एग्जाम हुआ प्रीलिम्स में, वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन किताब से आया, ओरिजिनल किताब से आया। मैं आप ओरिजिनल किताब पढ़ोगे तो ही आपको सफल हो पाओगे। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर लाते हैं जल्दी। थैंक यू।